नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनु। आज हम बात करेंगे चुनावी संग्राम में जाति वाली राजनीति की, हम बात करेंगे प्रियंका गांधी के गेम प्लान की। लेकिन उसके पहले आपको बता दें एक बड़ी खबर जो चुनावी सूबे यानी कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ में इंडिया न्यूज की टीम जब कवरेज कर लौट रही थी तभी दंतेवाड़ा बीजापुर हाईवे पर गोलियों की आवाज गूंज उठी। ये वही इलाका है जहां पर नक्सलियों का दबदबा है। सालों से नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन इस समस्या का हल नहीं निकल पाया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पहला चरण जो कि 7 बजे जहां पर मतदान है, ये वो इलाका है जो नक्सल प्रभावित इलाका है और नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी है। इस बाबत नक्सलियों ने कई सारे पर्चे भी लगाए हैं। आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर राख जल रही है, धमाका हुआ है, जहां पर नक्सलियों ने हमला किया है। हमारी टीम मौके पर पहुंची थी और हमारी टीम को भी घने जंगलों से आवाज आई कि यहां पर मत आओ, वापस चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। गाली गलौज भी की गई है। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने फायरिंग की है। बीजापुर में नक्सलियों की फायरिंग हुई है, आईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने 8 से 10 राउंड की फायरिंग की है। बीजापुर में नेशनल हाईवे पर नक्सलियों का तांडव, जो कि तस्वीरें बता रही हैं, यहाँ पर उन्होंने तांडव किया। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख, मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे नक्सली अपनी इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर इस तरह का बवाल क्रिएट करते हैं। सुनिए राजनंदगांव के आईजी ने क्या कहा। जिला मोहल्ला मानपुर अम्मागढ़ चौकी थाना औंधी में कल एक घटना हुई है जिसमें अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा बिरजू तारम जी की हत्या कर दी गई है गोली मार कर। ये 20 तारीख की शाम की घटना है, 20 अक्टूबर की, और घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया गया है पुलिस ने। और घटना के तुरंत उपरांत वहाँ पे पुलिस की सारी टीम पहुँच गई, ITBP, DRG घटनास्थल को, और जो बॉडी था उसको के वहाँ के समाज के लोगों से पूछताछ हो रही है। वहाँ के जो अन्य व्यक्ति हैं वहाँ जो भी थे उनसे समझा जा रहा, पूछा जा रहा है कि किस तरह से घटना हुई। जो भी साक्ष्य सबूत है उसको इकट्ठा किया जा रहा है और काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है घटना को। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें पुलिस की पार्टी की सर्चिंग स्टार्ट हो गई है और नाकेबंदी भी कर दी गई है कि किसी प्रकार की कोई सूचना है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। और क्योंकि एक अत्यंत ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है सरखेड़ा औंधी का, तो सभी पहलुओं पर पुलिस इसकी जाँच कर रही है कि क्या पृष्ठभूमि थी उनकी हत्या हुई और अन्य जो भी पहलू हो सकते हैं, सभी पहलुओं को इसको गंभीरता से जांच करते हुए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उधर ग्राउंड जीरो से संवाददाता दीपक विश्वकर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, क्योंकि दीपक विश्वकर्मा चुनाव में कवरेज करने के लिए वहीं पर गए हुए थे और जब वो रास्ते से निकल रहे थे उसी समय ये घटना हुई। हम बीजापुर से दंतेवाड़ा की तरफ जा रहे थे और यहीं से कुछ दूरी पर जांगला के पास पहुंचे थे। जांगला थाना क्षेत्र में सड़क के ऊपर आग लगा दी गई और आग लगाने के बाद वहां से नक्सलियों द्वारा वापस भेजा जा रहा था और वापस जब भेजा जा रहा था तो कुछ देर बाद हमने सड़क पर खड़े होकर इंतजार किया और अब से कुछ मिनटों पहले यहाँ पर से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। इंडिया न्यूज़ की टीम मौके पर थी। हमने उस फायरिंग की आवाज़ को स्वयं अपने कानों से सुना। उसके बाद डाइवर्जन के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाली जा रही थी। मेरे दाईं ओर का जो जंगल है यहीं से इन तमाम तरह की आवाज़ें आ रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फायरिंग की आवाज़ लगातार बैक टू बैक आ रही थी। अब जो मौजूदा स्थिति है, यहाँ से जो ये रोड है मेरे भाई और जो वापस बीजापुर जा रहा है, ये रोड पूरी तरीके से खाली हो चुका। अभी यहाँ झमघट लगा हुआ था। अब हमें भी सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि हमने SP से बात की तो SP ने इस चीज़ को मना किया, नकारा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब उनको स्थिति से अवगत कराया गया तो कहा कि फोर्स भेजी जा रही है। फोर्स भेजे जाने के बाद की ये स्थिति है क्या उससे पहले की स्थिति है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब सुरक्षा लिहाज से हमें दोबारा एक बार पुनः बीजापुर की ओर लौटना होगा। इस समय सहयोगी जयप्रकाश साहू और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जांगला मेन सड़क। इसी सड़क पर अब जिस तरफ से फायरिंग की आवाज आ रही थी, जिस तरीके से न्यूसेंस की आवाज आ रही थी, उसी दिशा में अब हमारे जवान रवाना हो रहे हैं उस कार्रवाई को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। क्योंकि हम यहाँ से दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो रहे थे जहाँ पर ब्लॉकेज की गई थी, आग जलाई गई थी, और उसके बाद वहाँ से कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज़ आती है। फायरिंग की आवाज़ के बाद जो पूरा माहौल है वो खाली हो गया। अब यहाँ से जवान अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे, तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं
जिस तरह की स्थिति बनी है, उस स्थिति से पार पाने के लिए, उस स्थिति को रोकने के लिए यहाँ से जवान उस मेन पॉइंट की ओर रवाना हो रहे हैं। इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और जयप्रकाश साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, बीजापुर की वो सड़क जहां पर अभी कुछ देर पहले फायरिंग हुई है। वही दीपक विश्वकर्मा जो कि ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं के पास चलेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे एसके पासवान साहब जो कि पूर्व डीजी हैं छत्तीसगढ़ के। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव के मौके में कितना मुश्किल होता है इस पूरे इलाके की सुरक्षा करना और सफल मतदान करना। लेकिन सबसे पहले बात दीपक से हम करेंगे। दीपक, ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद हैं। चूंकि जो पहले चरण का मतदान है छत्तीसगढ़ में, ये वो इलाका है जो घनघोर नक्सल प्रभावित इलाका है। बस्तर का इलाका इसे कहते हैं, जगदलपुर, बीजापुर, तमाम वो जिले जो कि नक्सल प्रभावित हैं। ऐसे में कितना मुश्किल होता है यहाँ पर सफर करना, यहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करना। यहाँ जो तमाम कर्मचारी हैं वो सफल मतदान के लिए गांव में जाते हैं, ईवीएम मशीन को लेकर जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। कितना मुश्किल, कितना तकलीफ दे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके के आपने जिन जिलों का नाम लिया, जिन जिलों का जिक्र किया, फिर चाहे वो सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, कोंटा हो, नारायणपुर, इन तमाम जगहों पर सुबह का ही एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, उसके बाद आपको बीजापुर ले चलूंगा। सुबह जब हम दंतेवाड़ा पहुंचते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से चर्चा की जा रही थी कि चलिए कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पहुंचे थे, किस्सा कुर्सी के कार्यक्रम के लिए, उनसे जब चर्चा हो रही थी तो हमने कहा यहाँ नहीं, हम बाजार की ओर चलते हैं और बाजार में इस कार्यक्रम को करेंगे। तो उन्होंने कहा साहब हम बाजार नहीं जाएंगे, नक्सली आते हैं, कहीं से भी गला रेतते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने तुरंत अपनी पैंट को ऊपर उठाया और दिखाया, देखिए ये मेरे पैर में गोली लगी है, मैं ऐसे ही बाजार में एक कार्यक्रम में था, ये मेरे पैर में गोली लगी है। तो यहाँ कब गोली चल जाए, कब आपका गला रेत दिया जाए, कब सब्जी लेने गए हैं उसी सब्जी के थैले से थैला उठाया जाए और आपको गोली तान के तुरंत मार दिया जाए, ये घटना सुबह की है। इसके बाद हम बीजापुर रवाना हुए। बीजापुर से रवाना होने के बाद, अपने कार्यक्रम को निपटाने के बाद, बीजापुर से तकरीबन हम 12 किलोमीटर दूर जांगला, आपको याद होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया था, वहीं का एक गांव है दर्रे कोटी, वहां पर हम पहुंचे थे। और वहां से 1 किलोमीटर की दूरी के आसपास 222 सीआरपीएफ की जो बटालियन है वो थी। 1 किलोमीटर दूरी के आसपास जानकारी लगती है, क्योंकि हम पहुंच गए थे, 100 मीटर पहले हम पहुंचे तो वहां से आवाज आने लगी कि लौट जाइए, लौट जाइए। उसके बाद जब थोड़ा और आगे बढ़ के क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये रोक क्यों रहे हैं, आखिर ये वापस क्यों भेज रहे हैं, तो देखा वहां पूरे रोड को ब्लॉक करके आग लगा रखी थी। और हमारे दाईं ओर, क्योंकि हम दंतेवाड़ा के लिए बढ़ रहे थे, हमारे दाईं ओर 2 बड़े बड़े पुतले खड़े किए गए थे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री के नाम की तख्ती लटका रखी थी। और चूंकि अंधेरा था और दूसरी तख्ती किसकी थी ये हम नहीं देख पाए। उसके बाद हमने तत्काल गाड़ी को घुमाया और हम वापस लौट गए। हम वहां से 300 मीटर वापस आते हैं और वापस आने के बाद वहां ठहर जाते हैं। तमाम गाड़ियां आने जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब बैरंग लौट रहे थे। वहां हुजूम जमा हो जाता है। उसके बाद हमने स्वयं एसपी से बात की, एसपी को इस पूरी घटना की जानकारी दी और कहा इस तरीके का ब्लॉकेज है, कृपया इसको खुलवाइए। उन्होंने शुरू में नकारा, लेकिन नकारने के बाद उन्होंने ये माना कि पार्टी को रवाना कर दिया गया, पार्टी रवाना होगी, रोड को खाली करा लिया जाएगा। इतना उन्होंने कहा था। हमने फोन रखा और हम मेन रोड एनएच पे हम खड़े थे। हमसे 100 मीटर की दूरी पर जो हमारे दाईं और जंगल था, वहां से एकाएक लगातार गोली चलने की आवाज आने लगती है। और जब गोली बिल्कुल दीपक, आपने वो रिपोर्टिंग भी भेजी है, हमने वो तमाम सारी तस्वीरें देखी। आप हमारे साथ बने रहें। ये तस्वीरें दीपक विश्वकर्मा जो कि ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं, असल में छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और चुनावी कवरेज कर रहे हैं। दीपक, आपकी दिन की रिपोर्टिंग एक बार दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या कहता है चुनावी माहौल। क्या करते हैं आप? मैं मोबाइल वर्क करता हूँ। मोबाइल वर्क करते हैं। कितने साल के हो गए? मैं 20 साल का। 20 साल के। वोट किया है कभी? नहीं, 20 साल हो गए। 20 साल होगा। कौन पसंद है? अब हम तो कांग्रेस ही देते हैं। कांग्रेस को देते हैं। कोई खास वजह? क्या पहले से इधर क्या बहुत कुछ कतियारा वगैरह भी है, मतलब उनका आना जाना रहता है। अब उनसे मेल मिलाप है तो हम कांग्रेस ही वोट देंगे। महेंद्र कर्मा को जानते हो? जी जी जानते हैं। कैसे आदमी थे?
अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा किए, उनकी वजह से आज कत्यारा थे। अच्छा, उनकी वजह से। देखिए, कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे और चर्चा करने के बाद अब बहुत अच्छे आदमी थे। ये होता है एक नेता की खासियत कि जब वो कुछ कर जाता है तो उसको याद किया जाता है। महेंद्र वर्मा की जब चर्चा की गई तो खुशी की लहर थी, कोई खास वजह? सर वो बस्तर टाइगर रहे, उन्होंने बस्तर को संभाला है, कांग्रेस में वो एक बड़ा चेहरा रहे। कांग्रेस में उन्होंने बहुत ही काम किया और जनता को जोड़ के रखा, ये उनकी खूबी है। और उनके बाद जो कार्यकर्ता है ये सब जनता दूरी बनाने का काम किया, इन्होंने लोगों को तोड़ने का काम किया है। कहाँ के हैं आप? यही दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के हैं। किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? 50-50 लग रहा है। 50-50 जी। ये तो आप बिस्किट का नाम ले दियो। नहीं 50-50 ही चांस लग रहे हैं दोनों पार्टी के। 50-50 जी चांस लग जी रहे हैं। जी। काका ने काम कैसा किया है? वही 50-50, काम मजेदार था कि नहीं था? मतलब वही 50% सही था और 50% नहीं था। आप बताएंगी सही, ये तो पूरा मिला जुला बता रहे हैं। कैसा काम किया है भूपेश बघेल ने? कैसा काम किया है तो आप भी जानते हो, मेरे से मैं क्या? आपसे पूछूंगा, आप बताएंगी। कोई ठीक अच्छा काम नहीं किया। अच्छा काम नहीं किया। रमा काम ठीक किया था? उनके काल में वो किए थे, इनके काल में ये ऐसा ही किए हैं। मजेदारी नहीं आई? नहीं मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। ये मजा बहुत जरूरी है। कहाँ जा रहे हो तेजी में? कितने साल के हो? 19। वोट दिया है? वोटर आईडी तो मेरा अभी हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। कहाँ के हो? मैं कांकेर के। यहाँ क्या करते हो? यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ एंड कुछ काम। स्टडी कर रहे हो। दंतेवाड़ा को स्टडी का हब कहा जाता है, समझ आता है? ऐसा सच है? आई डोंट नो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे रहते हुए। देखिए ये विशेषता। अरे कि वोट देते हो? हाँ कांग्रेस भाजपा? हाँ। किसको? छविंद्र वर्मा? महापौर कौन आए, सोबिंद कौन आए, काय मैं तो नहीं जाने, मैं अंदर वोट दूँ जान बाबू। अच्छा, वोट देते हो? हाँ। देखिए बहुत विरोधाभास है कि वोट देती हूँ ये पता है, किसको दूंगी ये नहीं पता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। वोट तो मैं दे रही हूँ लेकिन वोट किसको देना है ये नहीं पता है। नहीं लगता कि जागरूकता की कमी है? जागरूकता की कमी है ऐसा बात नहीं है, लोग जागरूक हैं। अभी आपने सुना, थोड़ा संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण में लोग ये बात बोलने से डरते हैं। अच्छा, ये एक खासियत है कि देखिए जो संवेदनशीलता की बात हम कर रहे हैं, ये मार्केट है। देखिए मार्केट की विशेषता है, जो उत्तर की मार्केट है उसकी यही विशेषता है कि ये लोग चीज़ों को जानते समझते बूझते तो हैं। अब कुछ और लोग हैं। हिंदी समझते हो? हिंदी? हाँ बिल्कुल। अरे ये देखिए, ये शानदार। इधर हिंदी समझते हो? क्या बात है, बोलिए। वोट देते हैं? हाँ देते हैं भाई वोट। कौन पसंद है, कांग्रेस की भाजपा? कांग्रेस की। नहीं, अब आपको बोलना पड़ेगा। फूल कमल का फूल पसंद है? कमल का फूल पसंद है। कमल का फूल पसंद है, ठीक है। कमल का फूल पसंद है। देखिए ये नई परिभाषा है भारतीय जनता पार्टी की। कमल का फूल पसंद है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में आप हो, क्या लगता है यहाँ क्या होना था जो नहीं हो पाया? काम तो सब ही अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। तो वो जो काम अच्छा कर रहा है ना, वो हाथ वाला है। जो ये आप हाथ रखे हो ना, हाथ वाली पार्टी है वो। लेकिन अभी हाँ वोट दे रहे हो आप कमल के फूल को। अभी किसको दोगे? अभी देखो दिमाग थोड़ा सोचेंगे तो किस हाथ में देना है, किस में देना है, फूल में देना है। हमको जब पसंद है उसी में देंगे। कि हाथ में कि फूल में? देखिए सोचेंगे और सोचने के बाद बताएंगे। कहाँ के हो साहब? यहीं के कि बाहर से? बाहर से भैया। बाहर कहाँ से? एमपी से। एमपी। देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। आप कहाँ के हैं? यूपी। अरे देखिए ये दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा के बारे में यदि उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो शायद ही कोई बता पाए कि ये कहाँ है। लेकिन ये जिस तरीके से तवा पीट रहे हैं, ये जरूर बताने कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं और दंतेवाड़ा में अपना लालन पालन कर रहे हैं। कुछ और हैं लोग, शायद ही समझते होंगे। और अब आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का साया मंडराने लगा है। नक्सली बड़ी हिंसक घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं और लगातार उसकी फिराक में बने हुए हैं। नजर डालते हैं कि पिछले 5 साल में बड़ी नक्सल हिंसक घटनाएं कौन कौन सी हैं। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 2023 को मोहला मानपुर विकास खंड में बीजेपी नेता बिरजू ताराम की हत्या कर दी गई थी। 26 अक्टूबर 2023 दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ। 11 जवान इसमें शहीद हो गए थे। 4 अप्रैल 2021 को बीजापुर सुकमा में नक्सली हमला हुआ, 22 जवान शहीद हुए। 23 मार्च 2021 नारायणपुर में बस पर हमला हुआ,
5 जवान शहीद हुए। 21 मार्च 2020 सुकमा में हमला हुआ, 17 जवान शहीद हुए। 24 अप्रैल 2017 में सुकमा में नक्सलियों का हमला हुआ, सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए। और 11 मार्च 2017 सुकमा में नक्सली हमला हुआ, 12 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। लगातार ये एक के बाद एक कई सारी नक्सली घटनाएं, वारदातें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, कई सारे जवान शहीद हो गए। भले ही जब सुरक्षा बलों की बैठक होती है, गृह मंत्रालय के साथ राज्य और केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन की बैठक होती है, ये कहा जरूर जाता है, लेकिन नक्सली घटनाओं में उतनी गिरावट नहीं आई है जितनी की आनी चाहिए। एस के पासवान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजी छत्तीसगढ़ के हैं। पासवान साहब, चुनाव का समय है, नक्सली धीरे धीरे अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, वो भी लगातार हर बार की तरह मतदान का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, पर्चे फेंके जा रहे हैं और चेतावनी भी दी जा रही है। आज भी इसी तरह की चेतावनी दी गई है। क्या मानते हैं कितना मुश्किल होता है नक्सल प्रभावित राज्यों में मतदान कराना, और जिस तरीके से दावे चाहे वो राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हों, केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे हों कि नक्सलीय घटनाएं खत्म हो गई हैं और अब मतदान में उतना असर नहीं है, कितनी सच्चाई? पासवान साहब। जी जी, मैं वहां पर डीआईजी के रूप में भी मैंने काम किया है और आईजी बस्तर के रूप में भी काम किया है मैंने, आईजी एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन के रूप में भी काम किया है, एडीजी एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन के रूप में भी काम किया है जी, और डीजीपी के रहते हुए मैंने वो देखा है। तो ये कहा जा सकता है कि भले ही वारदातों में कमी तो आई है, इसमें तो मतलब ये तो सच्ची बात है, लेकिन जो जमीनी स्तर है, जो ग्रामीण इलाका है, जो शहर के दूर के इलाके हैं, जो रोड से अलग जो इलाके हैं, जो दूर है इलाके, वहां पर जो है उनका खौफ बराबर बना रहता है। और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनका जो डिक्टाट होता है, उनका जो आदेश होता है ग्रामीणों को, तो ग्रामीणों को उस डिक्टाट को मानना पड़ता है। और हिंसा में भी जो वो आदेश देते हैं गांव वालों को, तो हिंसा में भी उनको सहभागिता निभानी पड़ती है। ये बात जरूर है कि बीते कुछ दिनों में, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मैं वहां पर था तो पहली बार हम लोगों ने एयरफोर्स हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों में जाने में बहुत परेशानी होती है। अभी भी जो है वहां पर दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत दिक्कत होती है जाने में, और वहां पर जो पोलिंग होता है वही बहुत कम होता है, नक्सलियों के भय के कारण कम होता है। तो पहले से व्यवस्था तो सुधरी है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि नक्सलियों का भय एकदम खत्म हो गया है। और नक्सलियों का भय खत्म न हो, इससे नक्सली लगातार वारदातें करते रहते हैं, इसमें तो कोई शंका वाली बात नहीं। जी पासवान साहब बता रहे हैं कि नक्सली लगातार करते हैं। गौरी शंकर इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरी शंकर, क्या कहेंगे इस तरह की वारदात को, और खासकर उन इलाकों को जो कि पहले चरण में मतदान रखा गया है, सब नक्सल प्रभावित इलाका है, और उस नक्सल प्रभावित इलाकों में चेतावनी नक्सलियों की? मनु, देखिए एक बात समझना काफी जरूरी है। पार्टियों के दावे अपने हैं, बीजेपी कह रही है कि एक बार मुझे मौका दे दो और नक्सल समस्या खत्म कर देंगे, लेकिन रमन सिंह के काल को देखिए, क्या नक्सल समस्या खत्म हो पाया? नहीं हो पाया। फिर कांग्रेस कह रही है कि हमारे कार्यकाल में 80% नक्सल जो आतंकी घटना है उसमें कमी आई है, लेकिन 2017 से लेकर के और 2023 तक के आंकड़े आप बता रहे थे, दिखा रहे थे ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों तक, उसमें देखिए 100 से अधिक सीआरपीएफ और तमाम अलग अलग एजेंसियों के जवान जो है मारे गए हैं, उनकी हत्या की गई, वो शहीद हो गए। झीरम घाटी याद होगा आपको, है ना, कांग्रेस के कई बड़े कद्दावर नेताओं को नक्सलियों की तरफ से मार दिया गया। ये तमाम दावे सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किए जा रहे हैं, चुनाव में किसी तरह से वोट हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन नक्सल समस्या कितनी बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ की, इस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लोग, तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता जान बचाने के लिए फिर नक्सल समस्या से पीछा छुड़ाने के बयान पर टिके रहते हैं, लेकिन दरअसल समस्या वहीं की वहीं है। समस्या वहीं की वहीं है। पासवान साहब हमारे साथ मौजूद है। पासवान साहब, जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी गौरी शंकर कर रहे हैं, अभी हाल ही में हमने देखा कि तमाम कांग्रेस के नेता, यहां तक कि देश के गृह मंत्री भी छत्तीसगढ़ पहुंचे, और उन बीजेपी के नेताओं ने यह दावा किया कि जब से कांग्रेस की सरकार राज्य में आई है, नक्सल घटनाएं बढ़ी हैं, नक्सली घटनाएं कम नहीं हुई है। कांग्रेस के लोग कहते हैं, कांग्रेस की सरकार में बैठे के लोग कहते हैं कि हमने कम किया है, और वो हवाला देते हैं रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल का, कि 15 साल आप कार्यकाल में रहे, 15 साल सत्ता में रहे, आपने काहे नहीं खत्म कर ली नक्सली समस्या? पासवान जी। जी बोलिए। हाँ सुन रहा हूं मैं। हेलो जी, सवाल मेरा यही है
कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार जब से आई है नक्सली समस्या बढ़ गई है, खत्म नहीं हुई है, और हमारी सरकार आएगी तो हम खत्म करेंगे। लेकिन बीजेपी की पिछली सरकार तो लगातार 15 साल रही, क्यों खत्म नहीं हुई नक्सली समस्या? जी जी मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने बीजेपी के समय भी काम किया है, कांग्रेस के समय भी काम किया है। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ आपको कि जो कांग्रेस के जो शीर्ष स्तर पे हैं मुख्यमंत्री रहे हैं या बीजेपी के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो निश्चित रूप से यह चाहते हैं कि नक्सली समस्या का समाधान हो और समाप्त हो, और इसके लिए उन्होंने समय समय पर निर्देश भी दिया। उस समय भी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, अजीत जोगी जी के समय में मैंने काम किया, वहां पर दिग्विजय सिंह जी थे, उनके समय मैंने काम किया, फिर डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उनके समय मैंने काम किया। तो ये जो है ईमानदारी पूर्वक वो लोग सब चाहते थे कि समस्या का समापन, और लेकिन जो है नक्सली जो समस्या है ये पार्टियों से अलग समस्या है। ये जो है नक्सली यह चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो वर्तमान में जो प्रजातंत्र है ये प्रजातंत्र उचित नहीं है, जनता का प्रजातंत्र नहीं है, ये पैसे का प्रजातंत्र है। और हम यह देखते भी हैं कि आप ये देखिए कि जिस प्रकार से चुनाव संपन्न होता है, जिस प्रकार से एमएलए चुने जाते हैं, जिस प्रकार से मंत्री बनते हैं और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनते हैं, जिस प्रकार से कहा जाता है लोगों के बारे में, किस प्रकार से बनाया जाता है, तो पैसे वो कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि पैसे का बहुत ज्यादा बोलबाला है, इसलिए जनता की आवाज शासन तक नहीं पहुंच पाती और जनता का शासन नहीं हो पाता। ये बात तो दीपक कुछ हद तक मानी जा सकती है। जी 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 जी, जी, आपकी बात को हमने सुना। दीपक, ये कितना महत्वपूर्ण है और ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि चुनावों में तमाम जनप्रतिनिधि इन्हीं नक्सलियों से मदद भी मांगते हैं जीतने के लिए? ये कटु सत्य है जिसको कोई कबूलेगा नहीं। आप कैमरे पे बात कर लेंगे तो सिरे से नकार दिए जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है। सब लोग अंदर जाते हैं, माथा टेक के आते हैं और कहते हैं सहयोग कर दीजिएगा, हम खड़े हुए हैं। और ये सहयोग के बदले तमाम चीज़ें चुकानी पड़ती है, तमाम चीज़ें आपको गंवानी पड़ती है, और यदि अंदर का सहयोग ना हो तो आप चुनाव भी हार सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। पुराने जितने बल्लम हारे हैं उनका ऊपर अंदर से हाथ हट गया था, अंदर से हाथ खींच लिया गया था। तो इसलिए जनता के आशीर्वाद के साथ साथ अंदर से आशीर्वाद बहुत ज़्यादा जरूरी है बस्तर में, यदि आपको चुनाव लड़ना है। यदि आप किसी से ऑन कैमरा पूछ लेंगे तो कोई कबूलेगा नहीं, लेकिन जब ऑफ कैमरा बात करेंगे और उनसे पूछ लेंगे धीरे धीरे तो अपने आप बता देंगे। तो अपने आप बता देंगे दीपक के अंदर के सहयोग के बिना, अंदर इन्वर्टेड कॉमा अंदर के सहयोग के बिना आप जीत नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पासवान साहब आपका, शुक्रिया दीपक का और शुक्रिया गौरी शंकर का जो हमारे साथ बने थे, विस्तार से चर्चा कर रहे थे